नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। कल योगी अखिलेश समेत 348 विधायकों ने ली शपथ, तो आज 50 विधायकों को दिलाई गई शपथ। योगी सरकार 2.0 में विभागों का बंटवारा। गृह समेत 34 विभाग सीएम के पास। पीएम मोदी के खास अरविंद नगर विकास देखेंगे। ब्रजेश को हेल्थ, मौर्य को ग्रामीण विकास। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन। हड़ताल का रहा मिला जुला असर। बैंक और डाक में बंद का असर नहीं, लेकिन बिजली, एलआईसी, बीएसएनएल में नहीं हुआ काम। महंगाई बढ़ने से आमजन परेशान। 8 दिन में 7वीं बार बढ़े तेल के दाम। लखनऊ और नोएडा में पेट्रोल 100 के पार। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे महंगा। बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 की मौत। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नवरतनपुर चट्टी की घटना। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज भी चला। कल जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सहित 348 नवनिर्वाचित विधायकों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, वहीं आज प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने आज बचे हुए 50 विधायकों को शपथ दिलाई। मैं रामकेश प्रसाद विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री रामनिवास वर्मा, नेता अपना दल, श्री राजपाल बालियान, नेता राष्ट्रीय लोकदल। योगी कैबिनेट 2.0 के शपथ ग्रहण के 3 दिन के बाद मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत 34 विभाग अपने पास रखे हैं, जिसमें गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, नागरिक सुरक्षा, राज्य संपत्ति, प्रशासनिक सुधार, खाद्य एवं रसद प्रमुख है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लेकर ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई विभाग दिया गया है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी से उड्डयन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब उनको औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन विभाग दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी के प्रभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके पास पंचायती राज बरकरार है।
न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपए करने, बिल संशोधन बिल 2021 को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर श्रम संगठनों के हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। पीएनबी और एसबीआई जैसे बैंक में जहां असर कम था, वहीं बाकी बैंक पर ताला लटका मिला। इसके अलावा लखनऊ में डाक विभाग पूरी तरह चालू रहा, लेकिन बीएसएनएल और एलआईसी में हड़ताल सफल रही। इसके अलावा बिजली विभाग में कर्मचारियों ने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार जारी रखा। कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस या कोई शासन स्तर पर व्यक्ति आ न सके, इसके लिए गेट पर ताला जड़ दिया गया। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सभी राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें शामिल हुए। एटक, इंटक, एचएमएस, C2, एआईसीटीसी, एआईसीसीटीयू, टीयूसीसी, एलपीएफ सहित विभिन्न संगठन भाग लिए। यूपी के बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। ट्रक की जोरदार टक्कर से पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से उड़े बाइक समेत सवारों के परखच्चे। सीएससी सिकंदरपुर के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में ठेला लगाने वाले व्यापारी की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और पिता पुत्र समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हत्या के मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ठेला लगाने वाले व्यापारी की हत्या शराब पीने के लिए महज 150 रुपए मांगने को लेकर हुई थी। टडियावा में 100-150 रुपए की मांग को लेकर के ये मृतक राजेंद्र की हत्या कर दी गई थी। उसके गांव के ही 5 व्यक्तियों द्वारा। इसमें 2 लोगों के विरुद्ध नामजद व 3 अज्ञात मुकदमा कायम हुआ था। इस संबंध में गांव के पप्पू और रघु और 3 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त फरार है। पैसे किस लिए मांग रहे थे? पैसे और शराब पीने के लिए मांग रहे थे। 100-150 का ही अमाउंट था। खबर यूपी के औरैया से है, जहां पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है और तस्करों के पास से 48 किलो चंदन की लकड़ी और करीब 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये तस्कर उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्य से चंदन की लकड़ी और गांजे की सप्लाई करते थे, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव और डीजीपी ने टीम को 50-50 हजार रुपए से सम्मानित किया। चलिए आपको लखनऊ से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मनुष्यों ने इस सदन की गरिमा को, इसके उच्च संसदीय मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित करने का कार्य किया था और इसके बाद से श्री आत्माराम गोविंद खैर जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को सुशोभित किया। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के गरिमामय पूर्ण पद को सुशोभित किया और आज जब हम 18वीं विधानसभा में हैं तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री माता प्रसाद पांडे जी ने भी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। आज भी इस सदन के माननीय सदस्य चुने गए हैं। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और
उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। और आज जब देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो, दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है। और उत्तर प्रदेश को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है, तो वह एक और एक दो नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन जनाकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम बनता है, जिसके लिए आम जनमानस ने हमारी इन सभी जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया है। ये सभी चुनाव जीत करके आए हैं। जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया। आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है, और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 मान्य सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 मान्य सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है, और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में
जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है, उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे। इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके चयन की इस प्रक्रिया का होना इस बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को, उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज आपका चयन उसका एक उदाहरण भी है। देश के अंदर विभिन्न विधानसभाएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसको बहुत नजदीक से देखती है। मुझे याद है जब पिछले कालखंड, पिछले 17वीं विधानसभा में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने विधानसभा के सत्र को यहां पे संचालित करने का निर्णय लिया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि कोरोना में सदन चलाना क्या आवश्यक है। हम लोगों ने कहा देखिए संवैधानिक बाध्यताएं हैं और विधायी कुछ कार्य संपन्न होने आवश्यक है। इस देश से हम लोग उसकी कोई एक व्यवस्था देने जा रहे हैं। हम लोगों का सत्र बहुत संक्षिप्त सत्र था, लेकिन सत्र कैसे हमने संचालित किया है, विभिन्न राज्यों से मेरे पास फोन आते थे कि कैसे आपने सदन का संचालन किया, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और 17वीं विधानसभा तो इस मामले में बहुत रिच रही है कि उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो वास्तव में कार्यकाल 17वीं विधानसभा में सरकार को भी, माननीय सदस्यों को भी 3 वर्ष का ही कार्यकाल का एक अवसर प्राप्त हुआ था। 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन उन 3 वर्षों में भी पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सदन में चर्चा हो सके और लगातार 36 घंटे तक चर्चा चल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए कैसे हम उस विकास की प्रक्रिया को सतत बढ़ाने के लिए कार्य कर सकेंगे, इस पर चर्चा होती। इस पर इसी सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर लगातार 36 घंटे तक हमारे सदन का चलना माननीय सदस्यों के मन में आम जनमानस के प्रति बसी व भावना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था। उसने देश के अंदर एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया। मेरे पास तमाम संस्थाओं की ओर से इस बारे में संपर्क किया गया, कैसे इस कार्यक्रम को चलाया गया, क्या गोल्स निर्धारित हुए हैं, सरकार ने उस गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी आगे की रोड मैप क्या तैयार किया है। इन सब पर एक सकारात्मक पहल आगे बढ़ी थी। यही सदन था जब हम लोगों ने 2019 में इसी सदन में छब्बीस नवंबर 2019 को संविधान को अंगीकार करने के दिवस को, उसके 70वीं वर्षगांठ पर एक विशेष सत्र का आयोजन संविधान से संबंधित और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि 18वें विधानसभा में सदन को संबोधित कर रहे थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में तैनात एसडीएम श्रद्धा सिंह की कार्यशैली से तंग आकर वकीलों ने अधिवक्ता संघ भवन में बैठकर विरोध जताया और न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया। बैठक में वकीलों ने आरोप लगाया कि एसडीएम श्रद्धा सिंह द्वारा न्यायालय में लंबित वादों में विधि विपरीत प्रक्रिया अपनाते हुए कार्य किया जाता है। वह बहस सुनने के लिए आतुर रहती है, लेकिन आदेश के लिए सुरक्षित पत्रावलियों में महीने आदेश पारित नहीं किया जाता है। टाइम से ऑर्डर नहीं होते हैं, और चाहे सीनियर वकील हो या जूनियर वकील हो, उनके कोर्ट में, भरे कोर्ट में मुवक्किलों के सामने वो उनसे बहुत गलत ढंग से बात कर देती हैं। उससे उन अधिवक्ताओं को अपमान महसूस होता है। तो हमारे सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था इस पर, इसी के विरुद्ध। तो उसी पर आज चर्चा हुई हमारे अधिवक्ता संघ में और उनके कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
तो इसी बीच राजस्थान से खबर सामने आ रही है। राजस्थान के जालौर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसीबी ने पंचायत समिति सरनाऊ में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक्शन की है। इसमें टीम ने समिति के कैशियर श्रवण कुमार और ई मित्र संचालक रिडमल को 2 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। आरोपी लेखापाल ने 2 लाख की रिश्वत बिल पास करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। दोनों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में जालौर एडिशनल एसीपी महावीर सिंह रानावत ने गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश धवल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, देखिए जालौर में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 लाख की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा है। क्या कुछ ही पूरा मामला रहा? बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जालौर जिले की सरनाऊ पंचायत समिति का ये पूरा मामला है, जिसमें 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए जो रंगे हाथों हैं सहायक कनेक्ट सहायक है उसको गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दलाल जो है उसका ई मित्र संचालक उसको भी गिरफ्तार किया है। आयुषी, मैं बताना चाहूंगा जालौर जिले के सरनाऊ पंचायत समिति के मामले में ये उनकी एक फर्म थी, ठेकेदार, उसकी फर्म के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे, उस निर्माण कार्य का जो बकाया बिल थे करीबन 34 लाख रुपए के आसपास, वो बकाया बिल पास करने के एवज में 11 लाख रुपए की रिश्वत राशि जो है सहायक कनिष्ठ अभियंता के द्वारा मांगी गई थी, जिस पर उसका दलाल ई मित्र संचालक उसको लगातार परिवादी को परेशान कर रहा था और जिस पर जालौर एसीबी में शिकायत की गई और कार्रवाई करते हुए आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है माफ कीजिएगा महावीर सिंह राणावत, उसके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया सुरेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील के कुंभी इलाके में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जल्द ही भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगेगा, जिससे कानपुर देहात जिले की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा रिसाइकल किया जाएगा। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत का कचरा निस्तारण केंद्र बनेगा। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर देहात में ये दूसरा कचरा निस्तारण केंद्र होगा, जिसे भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी लगवा रही है। इस दौरान कानपुर देहात में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक जन सुनवाई की बैठक आयोजित की गई। जाने से हम लोगों का ये काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा और रोजगार मिलेगा। जो हमारी बेरोजगारी है गाँव की विकास होगा और पैसा जो आएगा तो आम जनता के लिए फायदा भी होगा और जो भी है सब बढ़िया है। गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, और कर रहे हैं 50-100 लोग कर रहे हैं। सब लोग यहाँ आते सब वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। प्लांट के चारों तरफ 4 बोरवेल हैं, जिसका हर 3 महीने में पोल्यूशन बोर्ड के आदमी आके उसका पानी चेक करते हैं। जानते होंगे रनिया में 1,60,000 मीट्रिक टन कैंसर होने वाला मिट्टी पड़ा हुआ है जमीन में, क्रोमियम सल्फेट पड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पानी नदी में न पहुंचे, इसके बारे में प्रबंध कराया जाएगा ताकि आसपास जो भी लोग निवास करें किसी को किसी भी प्रकार की को पता किया जा सके और या फिर लोगों के मन में क्या क्या किस किस प्रकार की शंकाएं हैं, वो शंकाएं हैं तो किस प्रकार से हम इसका समाधान कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।